हेलो डियर स्टूडेंट, 71st बीपीएससी पीटी क्वेश्चन पर आधारित आपके लिए बीपीएससी एईडीओ सबसे पहले, उसके बाद 72 बीपीएससी पीटी के लिए टेस्ट नंबर 2 मैं लेकर आया हूं, जिसमें हम सब पॉलिटी के क्वेश्चन को फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं। 14 कटअप है, आप सब अपना जवाब देंगे। ये सारे के सारे 20 क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट वाइज हैं, जैसा कि 71st बीपीएससी में पूछा गया है। इसलिए आप सब अच्छे ढंग से इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद नीचे ज़रूर फीडबैक देंगे कि आपको प्रश्न का स्तर कैसा लगा और आपको इस टाइप की वीडियोस हमेशा चाहिए और सारे सब्जेक्ट के चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी हम सब पॉलिटी करते हैं। टेस्ट नंबर 1 में हम सब 1 से लेकर के 20 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। आज हम सब क्वेश्चन नंबर 21 से 40 की ओर बढ़ेंगे। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, पूर्वोत्तर परिषद की संरचना के संबंध में सही कथन चुने। पहला है, इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों होते हैं। दूसरा है, इसके पदेन अध्यक्ष सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। तीसरा, इसके पदेन उपाध्यक्ष पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्रालय के मंत्री होते हैं। चौथा है, इसके सदस्य सभी 8 राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 3 सदस्य होते हैं। सही चुनना है। तो पहले आप सब अपना आंसर कर लें, उसके बाद ही मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, केवल 2, 3 और 4 ये सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों नहीं होते हैं। इसके सिर्फ अध्यक्ष जो होते हैं वो गृह मंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष नहीं होते हैं। इस प्रकार से 1 नंबर स्टेटमेंट गलत है, बाकी 2, 3 और 4 सही है। 21 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल 2, 3 और 4। सोच समझ के बनाएंगे, वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 22, पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है, इसके लिए एक अलग अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा स्थापित यह एक संविधिक निकाय है। संवैधानिक नहीं, संविधिक निकाय है। संवैधानिक और संविधिक में डिफरेंस होता है, ठीक है। जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1972 को हुई। दूसरा है, सिक्किम राज्य को छोड़कर इन परिषद में अन्य सभी पूर्वी राज्य सदस्य हैं। आपको इसमें से सही कथन चूज करना है। पहले अपना आंसर कॉपी में नोट डाउन करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल एक। केवल एक जो स्टेटमेंट है, यानी पहला स्टेटमेंट है वो सही है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सिक्किम राज्य को छोड़कर नहीं, बल्कि सिक्किम राज्य भी पूर्वोत्तर परिषद में शामिल होता है। तो पूर्वोत्तर परिषद में भारत के सभी पूर्वी राज्य शामिल होते हैं, सिक्किम मिला करके, यानी सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सभी। तो सिक्किम राज्य को छोड़कर नहीं, सिक्किम राज्य को मिला करके जो है ये 8 के 8 राज्य जो है पूर्वी राज्य शामिल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो सही है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल एक। आगे बढ़ते हैं। 23, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में सही कथन चुने। पहला स्टेटमेंट है, अनुच्छेद 263 के तहत यह एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा है, राज्यों के मध्य तथा केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए इसको बनाया गया है। तीसरा है, 1990 में पहली बार सरकारिया आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से स्थापित किया गया था। चौथा है, राष्ट्रपति इसकी स्थापना कर सकता है तथा इसके कर्तव्य, संगठन एवं प्रक्रिया को निर्धारित कर सकता है। ये 4 का 4 स्टेटमेंट आप आसानी से पढ़ें और पहले समझने का प्रयास करें। आपको डीपली नॉलेज रहना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी कभी फैक्चुअल पूछेगी, कभी कॉन्सेप्ट वाला पूछेगी और कभी ऑप्शन में उलझाएगी। इसलिए आपको सभी तरीके से तैयार करना होगा, ठीक है। खास करके भारी प्रश्न, हल्का प्रश्न तो सब सॉल्व कर लेगा, ठीक है, लेकिन अगर आप भारी प्रश्न सॉल्व करते हैं तो आपके रिजल्ट आने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1, 2, 3 और 4, यानी ये जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं ये बिल्कुल सही है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1, अनुच्छेद 263 के तहत संवैधानिक निकाय है। राज्य और केंद्र के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है। 1990 में पहली बार सरकारिया आयोग की सिफारिश पर ऐसा किया गया था। और चौथा है, राष्ट्रपति इसकी स्थापना कर सकता है, यानी 23 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। तो मूल अधिकार आपको पता है कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है, उस बीच में ये 4 आपके आर्टिकल्स दिए गए हैं। तो कौन आपातकाल के दौरान, यानी हमारे देश में अगर इमरजेंसी लग गया है तो कौन से वैसे दो जो है आपका मूल अधिकार वो निलंबित नहीं किए जा सकते, ठीक है, उसको हटाया नहीं जा सकता। आपका पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दूसरा है अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तीसरा है अनुच्छेद 23, मानव तस्करी और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध। चौथा है अनुच्छेद 24, कारखाना आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। आपको बताना है इनमें से
कौन से 2 आर्टिकल्स जो हैं या 1 आर्टिकल्स 3 आर्टिकल्स जो भी है निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। तो आप पहले अपने आंसर को मार्क करेंगे। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, केवल 1 और 2 राइट आंसर है। यानी अगर देश में इमरजेंसी लगा हुआ है तो आपका आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में जो भी मूल अधिकार दिए गए हैं वो निलंबित नहीं किए जाते हैं। इस प्रकार से 24 का आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 और 2। आप देखिए ईमानदारी पूर्वक आपका कितना प्रश्न सही होता है, उसको कॉपी में जरूर नोट डाउन करें। 25, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार के अनुच्छेद में दिए गए अधिकार केवल भारतीयों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। आपके सामने कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं, उनमें जो भी होगा उसके अधिकार, उनमें से आपको बताना है कि कौन से अधिकार केवल भारतीयों के लिए यानी हम इंडियंस के लिए उपलब्ध है, फॉरेनर्स के लिए उपलब्ध नहीं है। अनुच्छेद 15 और 16, दूसरा अनुच्छेद 19, तीसरा अनुच्छेद 29 और 30 और चौथा अनुच्छेद 32 और 226। तो आपको इसमें से चूज करना है। पहले आप अपना आंसर देखें। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल 1, 2 और 3, यानी अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 जो है ये भारतीयों के लिए उपलब्ध रहते हैं, विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं रहते हैं। लेकिन अनुच्छेद 32 और 226 ये भारतीय प्लस विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध रहते हैं। ये मेनली रीट जारी करने से संबंधित है। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय में रीट जारी करने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित संविधान संशोधन में हुए घटना के अनुसार सही कथन चुने। आपको मैच करवाना है कि कौन से संविधान संशोधन में क्या चीज़ हुआ था। एक तरफ 61वां संविधान संशोधन है, 100वां संविधान संशोधन है, 103वां संविधान संशोधन है और 106वां संविधान संशोधन है, और इधर कुछ इसके इन्फॉर्मेशन ABCD फॉर्म में दिए गए हैं। आप पहले अपना मिला लें और इन सब में आप सबसे मस्त उपाय कर सकते हैं कि थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लें, क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। गलत बन जाएगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने दिमाग पे जोर देंगे तो आप ज़्यादा अच्छे ढंग से सीखेंगे। सिर्फ मेरा लेक्चर सुन लेंगे तो उससे आपका कुछ भलाई होने वाला है नहीं। चलिए 26 का आप आंसर मैं बताऊंगा, पहले आप अपना आंसर ढूंढ लीजिए। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी 61वां संविधान संशोधन 1989 में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई। दूसरा का बी होगा 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता हुआ था। तीसरा 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत आर्थिक रूप से यानी जो EWS श्रेणी है उसको 10% आरक्षण दिया गया था। और 106वां संविधान संशोधन 2023 के तहत डी दिल्ली विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा में महिला को 1/3 सीट आरक्षित किया गया। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। ऑप्शन है ए एकात्मक की ओर झुकी हुई संघीय व्यवस्था है, बी है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सी है प्रत्येक व्यस्त नागरिक को मताधिकार देने का अधिकार है, और डी है भारत का संविधान कठोरता से भरा हुआ है। आपको इसमें से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है ये चूज करना है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, भारत का संविधान कठोरता से भरा हुआ है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारत का संविधान ना तो अत्यधिक कठोर है ना तो अत्यधिक लचीला है। ये भी आपके ऑप्शन में आ सकता है कभी भी। तो भारत का संविधान याद रखिएगा, ना तो बहुत ज़्यादा कठोर है अमेरिका की तरह और ना ही बहुत ज़्यादा लचीला है ब्रिटेन की तरह, ठीक है। तो दोनों के बीच कॉम्बिनेशन है। बाकी एकात्मक की ओर संघीय व्यवस्था है, ये बिल्कुल सही है। संघ की ओर झुकी हुई व्यवस्था है, केंद्र सरकार है। धर्मनिरपेक्ष, यहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, और प्रत्येक वयस्क को नागरिक को मताधिकार देने का अधिकार है। ये हम सब पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए। 28 नंबर क्वेश्चन, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के संबंध में सही कथन चुने। पहला है सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 43 ख जोड़ा गया। दूसरा है सहकारी समिति नामक एक नया भाग 9 ख जोड़ा गया। तीसरा यह मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो सहकारी समिति क्या मूल अधिकार के अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है केवल 2 और 3, बी है 1, 2, 3, सी है केवल 3 और डी है केवल 1 और 2। आप अपना आंसर कर सकते हैं। और डेली हमारे पास डेली एक 20 क्वेश्चन का सेट आएगा इस टाइप का। अभी लगभग 15 दिन मैं पॉलिटी डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम सब ज्योग्राफी की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप सब रेडी रहिए शानदार सब प्रश्न डिस्कस करने के लिए। और NCERT साइंस वापस से रिवाइव होगा, NCERT साइंस का भी वीडियो आने वाला है। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा बी 1, 2 और 3, यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसलिए इसको याद रखेंगे। 28 का हो जाएगा बी 1, 2 और 3। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। ए नंबर है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बी है राज्यपाल का पद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है।
सी है उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और डी है आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का निलंबन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आपको इसमें से ढूंढना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है। ठीक है, ये विभिन्न जो स्रोत से हमारा संविधान तैयार हुआ है तो उसी से ये प्रश्न बनाया गया है। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ये गलत है क्योंकि आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का निलंबन ये हम सब जर्मनी के संविधान से लिए हैं, तो इसको करेक्ट कर लेंगे जर्मनी के संविधान से। इस प्रकार 29 का आंसर हो जाएगा आपका डी। आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का निलंबन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से नहीं लिया गया है बल्कि जर्मनी के संविधान से लिया गया है, और स्रोत से बराबर क्वेश्चन पूछता है तो इसको आप रिवीजन जरूर करके रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 30 है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सही चुने। ए नंबर है भारत के नागरिक द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है। बी है लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन के सदस्य चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो इस चुनाव में भाग लेते हैं। तीसरा है सी नंबर राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं, और डी है उपयुक्त में से एक अधिक। इस बार उपयुक्त में से एक अधिक 71st बीपीएससी में आपको समझ में आया कितना डेंजरस ऑप्शन है, इसलिए आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। बिना डीपली पढ़े आप ऊपर ऊपर से जाएंगे तो आपका शायद प्रीलिम्स ना हो, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो 30 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से एक अधिक। अब आप कैसे समझेंगे कि डी नंबर हुआ, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भारत के नागरिक द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में हम सब अप्रत्यक्ष रूप से वोट करते हैं, डायरेक्ट जनता द्वारा वोट नहीं किया जाता है। बी नंबर में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। जबकि आप याद कीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में जब मैं आपको बताया था तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, और दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। सी नंबर जो स्टेटमेंट है राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं, तो ये गलत है, तो सी नंबर गलत हो जाएगा, और ए और बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में ए और बी में जो दिखा हुआ है वो शामिल होते हैं, इस प्रकार आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, किचन कैबिनेट के संबंध में कथनों पर विचार करें और सही चुनें। पहला, यह एक अनौपचारिक निकाय है जिसमें प्रधानमंत्री और 2 से 4 उनके सबसे प्रमुख सहयोगी होते हैं जिन पर उन्हें विश्वास होता है। दूसरा है, इनमें न केवल कैबिनेट मंत्री बल्कि मित्र और परिवार के सदस्य जैसे बाहरी लोग भी शामिल होते हैं। सी है, इसे इनर कैबिनेट भी कहा जाता है जो सत्ता का वास्तविक केंद्र बना है। ठीक है, तो आपको इनमें से ढूंढना है कौन सा सही कथन है। किचन कैबिनेट का संबंध में सही कथन क्या है, बहुत ध्यान से पढ़ें, और अगर ये सब टॉपिक आप टच नहीं किए तो पॉलिटी एक बार अच्छे ढंग से पढ़ लें। एईडीओ के एग्जाम से पहले आप पॉलिटी अच्छे ढंग से पढ़ लें, क्योंकि एईडीओ का जो 100 जीके पूछेगा वो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही टफ पूछेगा, कोई मैं वन लाइनर की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए अच्छे ढंग से पढ़ाई करें। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 1, 2 और 3। ठीक है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है किचन कैबिनेट के संबंध में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के संवैधानिक इतिहास में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक केवल 3 बार लागू हुई है, उनमें से किस विषय पर यह लागू नहीं की गई थी। आपके सामने ऑप्शन है, ए वर्ष 2017 में सरकार द्वारा रेल बजट को अलग करने के अवसर पर, बी है दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960, सी है बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977, और डी है आतंकवाद निवारण विधेयक 2002। विधेयक होगा यहाँ पे 2002। आपको चूज करना है कि 3 बार जो है संयुक्त बैठक हुई है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त बैठक का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य मिलकर के संयुक्त बैठक करते हैं। ठीक है, तो इसमें से 32 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। वर्ष 2017 में सरकार द्वारा रेल बजट को अलग करने के अवसर पर ऐसा कोई भी संयुक्त बैठक नहीं किया गया था। बाकी जो आपको बी, सी और डी में लिखा हुआ मिल रहा है, इन तीनों के संबंध में संयुक्त बैठक किया गया था। ये राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, आर्टिकल 108 लगता है, और इसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के बजट के संबंध में सही कथन चुने। पहला है, संविधान में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान में इसे बजट शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है। तीसरा है, बजट अनुच्छेद 112 से संबंधित है। चौथा है, बजट का प्रस्तुतिकरण भारत के वित्त मंत्री और आर्थिक सलाहकार के द्वारा किया जाता है। आपको इसका सही आंसर ढूंढना है कि भारत के बजट के संबंध में सही कथन क्या है। तो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा आपका सी नंबर, केवल 1 और 3। यानी स्टेटमेंट नंबर 2 और 4 गलत है। कैसे गलत है मैं आपको बता देता हूँ। भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। बजट के बदले में हम सब वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं। और चौथा स्टेटमेंट जो है, भारत का बजट का जो प्रस्तुतिकरण है ये सिर्फ भारत के वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। आर्थिक सलाहकार का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है। इस प्रकार से 33 का सही आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 और 3। इसलिए मैं बोलता हूं कि डीपली पढ़ेंगे, आप सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इस बार 71st में मॉडर्न हिस्ट्री इजी आ गया, लेकिन क्या पता अगली बार थोड़ा सा हार्ड आ जाए, इसलिए तैयारी अच्छे ढंग से करें। सी इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। 34, निम्नलिखित पंचायत समिति द्वारा उनके द्वारा सुझाव दिए गए से सही मिलान करें। एक तरफ पंचायत समिति है, पहला बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा अशोक मेहता समिति, तीसरा है दांतेवाला समिति और चौथा है हनुमंत राव समिति। एक तरफ उनके द्वारा क्या सुझाव दिया गया था ये आपको मैच करना है। तो आराम से वीडियो को पॉज करें, इस प्रश्न को बनाएं। और पिछली बार भी हम सब एक प्रश्न इसी टाइप का लिए थे आपके समिति से, आपको याद होगा। तो इसलिए सब टाइप का मैं प्रश्न आपको करवाऊंगा। और अभी 15 से 20 दिन शायद पॉलिटी चलेगा, लगभग 300 प्लस प्रश्न मैं करवाऊंगा। उसके बाद हम सब ज्योग्राफी की ओर बढ़ेंगे और पूरा अच्छा सवाल करने वाले हैं। फिलहाल 34 का मैं आपको आंसर बता देता हूं। 34 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी बलवंत राय मेहता समिति द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया गया था कि गाँव के स्तर पर ग्राम पंचायत होगा, प्रखंड के स्तर पे आपका पंचायत समिति होगा और जिला के स्तर पर जिला परिषद होगा। ठीक है, ये बलवंत राय मेहता समिति द्वारा सुझाया गया। दूसरा का ये हुआ, अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर पंचायत का सुझाव दिया जिसमें जिला परिषद और मंडल पंचायत हो। तीसरा दांतेवाला समिति, सी का तीसरा का डी हो जाएगा, ब्लॉक स्तरीय योजना के बारे में इन्होंने बताया। और हनुमंत राव समिति द्वारा जिला कलेक्टर या मंत्री के अधीन प्रथम जिला योजना के बारे में बताया गया। तो किसमें क्या सुझाव दिया गया है, इस प्रकार का भी प्रश्न बीपीएससी कर सकती है। ठीक है, तो अच्छे ढंग से इसको आप समझ गए होंगे। 34 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर की गई थी। आपके सामने पहला ऑप्शन है भारत में महिलाओं की स्थिति संबंधी समिति 1974, दूसरा है गृह मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्ट पर आधारित, तीसरा है महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना 1988। आपको बताना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में जो हुई थी वो किस रिपोर्ट के सिफारिश पर की गई थी। तो आप अपना आंसर खुद मार्क कर सकते हैं। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, केवल 1 और 3। यानी ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी ये मुख्य रूप से भारत में महिलाओं की स्थिति संबंधी समिति 1974 और महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना 1988 के सिफारिश पर की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 और 3। 2 नंबर स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार का कंफ्यूजन वाला स्टेटमेंट मैं जान के देता हूं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित अनुसूची से संबंधित कौन सा कथन गलत है। आपको गलत कथन चुनना है। पहला, अनुसूची 4 राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन। दूसरा है अनुसूची 6 अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित। तीसरा है अनुसूची 3 शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप। चौथा है अनुसूची 5 असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित। आपको इसमें से ढूंढना है कौन सा निम्नलिखित में से गलत है। ठीक है, कौन सा गलत है ये आपको चूज करना है। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, केवल 2 और 4। यानी अनुसूची 6 और अनुसूची 5 में जो दिया गया है वो बिल्कुल गलत है। 1 और 3 सही है। तो हमको सबको गलत ढूंढना है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा डी। अनुसूची 6 में जो दिया गया है वो अनुसूची 5 में दिया गया है। यानी अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है, जबकि अनुसूची 5 अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। यानी जो इन्फॉर्मेशन अनुसूची 6 में है वो अनुसूची 5 का इन्फॉर्मेशन है और जो अनुसूची 5 में है वो अनुसूची 6 का इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 36 का डी नंबर, केवल 2 और 4। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था और इस टाइप का क्वेश्चन आपके 71st बीपीएससी में आया भी था। बढ़ते हैं हम सब 37वें क्वेश्चन की ओर। डेली 20 से 25 मिनट आप देंगे, आपका सारा सब्जेक्ट ठीक ठाक बनेगा और आप अच्छे सवाल सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। 37 है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की विशेषता के संबंध में सही कथन चुने। पहला है इसमें अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। दूसरा इसमें 50% न्यायिक सदस्य होते हैं।
तीसरा, न्यूनतम 50% सदस्य यानी 8 में से 4 सदस्य SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और महिलाओं में से होंगे। चौथा, इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होगा। आपको इनमें से सही कथन चुनना है, तो आप अपना आंसर टिक मार्क करेंगे। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल 1, 2 और 3, यानी चौथा स्टेटमेंट गलत है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं बल्कि 5 वर्ष का होता है, तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होगा। ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक इसका कार्यकाल नहीं होता है, तो चौथा स्टेटमेंट गलत है। बाकी ऊपर दिए गए 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, 1, 2 और 3। 37 का आंसर हो जाएगा आपका केवल 1, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। 38 है, लोकपाल की नियुक्ति में चयन समिति में कौन सी 3 सदस्य होते हैं? निम्नलिखित में से सही चुनें। आपके सामने ऑप्शन है, पहला प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा लोकसभा अध्यक्ष और चौथा है लोकसभा के विपक्ष का नेता। आपको जब लोकपाल को सेलेक्ट किया जाता है उस चयन समिति में 3 लोग होते हैं, तो वो 3 लोग कौन होते हैं ये आपको ढूंढना है। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, 1, 3 और 4, यानी प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के विपक्ष के नेता लोकपाल की चयन समिति में रहते हैं। जबकि चयन समिति में राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं है, लेकिन याद रखेंगे कि लोकपाल जो को शपथ जो है वो राष्ट्रपति ही दिलाता है, नियुक्त भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है, और लोकपाल अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देगा। लेकिन लोकायुक्त जो है वो राज्य के कॉन्सेप्ट में बनता है, तो लोकायुक्त जो है वो अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देगा। यही डिफरेंस है, लोकपाल त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, लोकायुक्त राज्यपाल को देगा। क्वेश्चन नंबर 39, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में सही कथन चुने। आपके सामने फर्स्ट स्टेटमेंट है, केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने वाली मुख्य एजेंसी है। दूसरा, इसकी स्थापना संथानम समिति 1962 से 64 की सिफारिश पर की गई थी। तीसरा, केंद्रीय सतर्कता आयोग का अधिनियम 2003 द्वारा सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। आपको केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में सही कथन चुनना है। सतर्क हो जाइए, भ्रष्टाचारी लोग सतर्क हो जाइए, इसलिए ऐसे आप याद रख सकते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल 1, 2 और 3, मतलब 1, 2 और 3 सभी के सभी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ऊपर दिए गए सभी स्टेटमेंट सही है, और इसका मुख्य रूप से जो ये कमेटी है संथानम समिति, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आज के टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, 89 संविधान संशोधन, यहाँ पे संविधान कर लेंगे। संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के संबंध में सही कथन चुने। पहला है, इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना अनुच्छेद 338 के तहत किया गया। दूसरा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना अनुच्छेद 338 क के तहत किया गया। आपके सामने ऑप्शन है, केवल 1, केवल 2, सी है केवल 1 और 2, और डी है ना तो 1 ना ही 2। आपको राइट आंसर इसमें चूज करना है। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा आपके पास, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, केवल 1 और 2, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आज का पॉलिटी का टेस्ट आपको कैसा लगा, नीचे फीडबैक में ज़रूर बताएंगे। हमें फीडबैक देना जरूरी है, ताकि आपको मुझे समझ में आएगा कि मैं सही ढंग से आप सबको पढ़ा पा रहा हूँ। दूसरी बात है, आप हमारे AEDO और 72 VPSC PT CGL 4, अगर आपको GK GS करना है तो आप हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं, जिसका फ़ी बहुत ही न्यूनतम है, 200 रुपीज़ है मात्र। आपको वीक में 4 GK GS का टेस्ट रहेगा, जिसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के साथ साथ वन लाइनर क्वेश्चन भी रहेंगे, प्लस इजी टू मॉडरेट, इजी क्वेश्चन और स्टेटमेंट, तीनों टाइप के आपको GK GS के क्वेश्चन मिलेंगे। और आपको MCQs भी मिलेंगे, जैसे कि हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज MCQs भी तैयार हो रहा है, तो वो भी आपको दिया जाएगा। अगर आपको पेड बैच से जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, आप वहां से बात कर लेंगे, व्हाट्सअप कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये वैलिडिटी 31 दिसंबर 2026 तक रहेगा, तो आप आराम से अभी से लेकर के 2026 तक आप MCQs बना सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप जुड़ सकते हैं तो जुड़िए, नहीं जुड़ सकते हैं तो आपका YouTube से काम चल जाएगा। तो इस प्रकार आपको ये टेस्ट कैसा लगा ज़रूर नीचे फीडबैक देंगे। अच्छा लगा तो वो भी बताएंगे, नहीं अच्छा लगा वो भी बताएंगे, मैं दोनों बात सुनने के लिए तैयार हूँ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू सो मच।